दोस्तों अगर आप टीचर एग्ज़ाम सीटेट, रीट, एमपी-टेट या किसी भी यूपी-टेट या किसी भी प्रकार के टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास के आज के क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं और ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं और आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपन दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन है। यहाँ पर 4 मूल प्रवृत्तियाँ से संबंधित टिप्पणियाँ दी गई है। कौन सी ऑप्शन जो है वो मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन है? तो मूल प्रवृत्तियाँ केवल विशिष्ट बालकों में पाई जाती है? नहीं, मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्रकार के बालकों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों के अभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है? नहीं दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार के कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात एवं आंतरिक होती हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ये जन्मजात होती है और दोस्तों आंतरिक होती है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित नहीं करती है? नहीं दोस्तों, मूल प्रवृत्ति जो होती है वो एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो पहला प्रश्न का आंसर है, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात और आंतरिक होती है। ये वाला मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है? दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत कौन सी अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है या प्रबल होती है? तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था में? दोस्तों दिवा स्वप्न में विचरण करने की अवस्था जो है ये सर्वाधिक प्रबल होती है ये किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है दिवा स्वप्न में विचरण करने की अवस्था। अगला है तीसरा प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर कौन थे? तो वो जो जॉन डीवी थे। इसका करेक्ट आंसर तो ये है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है। अगला है दोस्तों, इसके अनुसार शिक्षा क्या है? तो सैद्धांतिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है या सामाजिक आवश्यकता है? दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बताया है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी वाला है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। चौथा प्रश्न है, शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब नैतिक शिक्षा को बालक कब ग्रहण करते हैं दोस्तों? तो नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए? नहीं। परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाए? नहीं, ये भी आंसर नहीं है। नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए? तो दोस्तों नहीं, सबके लिए भी अनिवार्य की इससे संबंधित कोई संबंध नहीं है। शिक्षार्थी जो होता है दोस्तों बालक, उसे नैतिक शिक्षा तभी ग्रहण कर सकता है वो बालक जब उसे जो शिक्षक जो होते हैं वो स्वयं नैतिकता का आचरण करे। आचरण करेंगे शिक्षक तो दोस्तों उनके आचरण के अनुसार बालक भी इस प्रकार की नैतिक शिक्षा को ग्रहण करेगा। इसलिए करेक्ट आंसर शिक्षार्थी के संबंध में अगर शिक्षक स्वयं उसका आचरण करेगा तो बालक को नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। पांचवा प्रश्न है, छोटे बच्चे के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह लाभ है? तो दोस्तों जब बच्चे खेल खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलों के द्वारा जो उन्हें लाभ मिलता है उस लाभ को क्या कहा जाता है? पांचवें प्रश्न का आंसर दोस्तों, जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, शारीरिक रूप से विश्राम मान लेता है या फिर अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है या फिर बालक के शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है? तो दोस्तों पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। ये इसका फर्स्ट वाला आंसर है। छोटे बच्चे के यहाँ पर बात की गई दोस्तों सामाजिकरण के बारे में, और सामाजिकरण जो बच्चे खेल के माध्यम से जो सामाजिकरण का विकास होता है या उसका लाभ मिलता है वो दोस्तों एक बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन यहाँ पर सीख लेता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। छठा प्रश्न है, शिक्षार्थियों के अध्ययन की आदत का विकास करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? बच्चों को अध्ययन कराने की आदत को विकसित करने के लिए श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो कक्षा के वातावरण को शांत करना चाहिए। दोस्तों करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि कक्षा का अगर वातावरण शांत रहेगा, अनुकूल वातावरण रहेगा तो बालक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आदत का विकास होगा इस अध्ययन के प्रति। कक्षा में सजावट से कोई संबंध नहीं है, कक्षा की सफाई का भी संबंध नहीं। महापुरुष के चित्र लगाना इससे भी कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। छठे प्रश्न का जो प्रभावशाली आंसर है दोस्तों वो है कक्षा के वातावरण को शांत करना, अच्छा वातावरण पर्यावरण प्रदान करना। सातवां प्रश्न है दोस्तों, बालकों में रुचि उत्पन्न के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों की रुचि को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रटने की आदत को प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं। पाठ की पुनरावृत्ति करना चाहिए? नहीं। निरंतर मौखिक अध्यापन करना चाहिए? तो दोस्तों निरंतर मौखिक अध्यापन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रुचि को उत्पन्न करने के लिए दोस्तों बालक को पाठ व्यावहारिक जीवन से जोड़कर बताना
उसके लिए रुचि उत्पन्न करने में काफ़ी मदद करता है। तो किसी पाठ का अध्ययन करते समय बालक को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना इस 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। दोस्तों वंचित वर्ग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो अनुसूचित जाति तो वंचित वर्ग में इसमें शामिल है। अनुसूचित जनजाति एसटी जो है ये भी वंचित वर्ग में शामिल है। विकलांग बालक को भी वंचित वर्ग में शामिल किया जाए। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में बालकों की गत्यात्मक कौशल ज्ञात करने में सहायक नहीं होता है। दोस्तों कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं उनके गत्यात्मक कौशल ज्ञात करने में मदद नहीं करता है? तो अभ्यास तो दोस्तों मदद करता है। इसके बाद हस्तलेखन भी बालकों के गत्यात्मक कौशल में मदद करता है। अधिक प्रक्रिया करना, अधिक मेहनत करना ये भी मदद करता है। अवांछित विश्राम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, ये किसी प्रकार का कोई मदद नहीं करता है। तो 9वें प्रश्न का आंसर है अवांछित विश्राम। 10वां प्रश्न है, माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है? माध्यमिक कक्षा के जो बालक होते हैं उनको अभिप्रेरणा प्रदान के लिए इनका सबसे उत्तम उपाय कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा के बारे में अगर बात की गई तो दोस्तों अच्छा भाषण देना अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा देख लेते हैं, अभिभावकों की शिकायत, इससे कोई संबंध नहीं। नवाचारों का प्रयोग, इससे भी कोई संबंध नहीं। विद्यालय आदर्श का पाठ पढ़ाना, नहीं ये भी नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों माध्यमिक शिक्षार्थी जो होते हैं, माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अगर अभिप्रेरणा प्रदान करना है तो उसके लिए अच्छा भाषण देना। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला ए है। 11वां प्रश्न दोस्तों, वह बालक जो रिक्त स्थान से ग्रस्त हैं पढ़ने में समस्या महसूस करता है। दोस्तों वो बालक कौन सी बीमारी से ग्रस्त है जो कि पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने से संबंधित समस्या महसूस करता है? तो दोस्तों पठन संबंधी विकार जो है इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। बालक जो कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त हैं वो पढ़ने में समस्या महसूस करता है। डिस्कैलकुलिया इसका आंसर नहीं है, ये गणितीय विकार है। डिस्प्रेक्सिया भी नहीं है और अफेजा ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर है दोस्तों 11वें क्वेश्चन का डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, पढ़ने संबंधी विकार। 12वां है, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है। दोस्तों बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता कहाँ पर है? तो 12वें प्रश्न का आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है। मंदबुद्धि बालकों के अध्ययन में भी बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है। अनुशासन से संबंधित समस्याओं को हल करने में भी दोस्तों बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता होती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट है। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता के लिए डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके टीचर एग्जाम में जरूर आते हैं। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई विकास की। इंद्रजनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों 4 अवस्था बताई गई इनके द्वारा। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक विकास की अंतिम अवस्था पूछा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों पहली अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था, ये तो आपको याद होगा इसे। तो अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों जीन पियाजे की अंतिम अवस्था है संवेगात्मक विकास की। तो दोस्तों 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी वाला यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है दोस्तों, जब बालक अपने विचारों को मानसिक स्तर पर वातावरण के प्रति समायोजित कर लेता है तो वह प्रक्रिया को जन्म देता है। किस प्रक्रिया को जन्म देता है? जब बालक अपने जो विचार होते हैं वो मानसिक स्तर पर वातावरण के प्रति समायोजित कर लेता है तो वो किस प्रकार की क्रिया को जन्म देता है? तो दोस्तों अगर ऐसा होता है मानसिक स्तर पर वातावरण के प्रति अगर समायोजन करता है तो दोस्तों वो चिंतन को जन्म देता है। करेक्ट आंसर इसका 14वें प्रश्न का चिंतन है सी वाला। आत्मसम्मान को ये वाला नहीं, कल्पना को भी नहीं और स्व अभिलाषा ये भी नहीं। 14वें नंबर का आंसर है चिंतन को जन्म देता है ऐसी प्रक्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा का दोष है। दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा का दोष क्या है? सरलता, नहीं इसका दोष नहीं है। व्यापकता, इसका दोष नहीं है। वैज्ञानिक आकलन, दोस्तों ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अवैज्ञानिक आकलन जो होता है ये निबंधात्मक परीक्षा का दोष है। संगठनात्मकता, ये भी नहीं है। तो दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा जो होती है उसमें सरलता होती है, व्यापकता होती है और संगठनात्मकता होती है, संगठन में होता है। अवैज्ञानिक आकलन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये इस प्रकार का दोष निबंधात्मक परीक्षा में पाया जाता है, ये इससे कोई संबंध नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। दोस्तों जानकारी पसंद आई, वीडियो के सारे प्रश्न आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले प्रश्नों में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।